अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टूल के बारे में बताया था कि हम लोग अगर सी शार्प जो हम लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हैं, अगर मैं इससे कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ या मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ तो ऐसी बात है बैकएंड लैंग्वेज के तौर पे सी शार्प यूज़ होगी ना। सही है कि क्या काम लॉजिक बिल्डिंग क्या काम करवाऊंगा, किस तरीके से काम होगा, वो सारा का सारा सी शार्प तय करेगी। सही है, तो उसके लिए हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत होगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर मैं रहते हुए ये काम परफॉर्म कर सकूं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमारे पास क्या है, वो टूल है, वो आईडी ही है, ठीक है, जिसपे रहते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? विजुअल स्टूडियो हमें हमारी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है और हम मतलब कि हमारे सैम्पल्स टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं सी शार्प में काम करने जा रहा हूँ तो सी शार्प के बने बनाए टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा। सी शार्प के अंदर कौन सी एप्लीकेशन पर वर्क करने जा रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे टेम्पलेट की शक्ल में प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके टूल्स और उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सारी सारी प्रोवाइड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, तो ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा होता है। और क्योंकि सी शार्प हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वी नीड अ कंपाइलर। हमें अगर मशीन को समझाना है तो हमें कंपाइलर की नीड है, तो कंपाइलर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो विजुअल स्टूडियो मेरे पास क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ हुआ है। जब हम विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास काफी सारी चीजें विजुअल स्टूडियो को जब मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी सारी क्या चीज़ नज़र आएंगी, आप लोगों को काफ़ी सारी फाइल्स नज़र आएंगी, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन नज़र आएंगे। आप लोग जावा में भी काम कर सकते हो, विजुअल बेसिक में भी काम कर सकते हो, सी शार्प में भी, सी शार्प लैंग्वेज पे भी रहते हुए काम कर सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेजेस को का काम परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था डॉट नेट का फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास 60 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है विजुअल स्टूडियो भी किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमें पास क्या प्रोवाइड कर रहा है? डॉट नेट जितनी भी लैंग्वेजेस को सब जिसकी जितनी भी लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी डॉट नेट के पास मौजूद है, हमारे पास विजुअल स्टूडियो क्या कर रहा होता है? हमारे पास उन सब के टेम्पलेट्स, उन सब को काम करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि मैं उनको आराम से परफॉर्म कर सकूं जो भी काम है। टूल प्रोवाइड कर रहा होता है उस काम को सर अंजाम देने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे पास कई सारी तरीके की लैंग्वेजेस के टेम्पलेट वगैरह ऑप्शंस मौजूद होते हैं किसके पास? विजुअल स्टूडियो के अंदर। लेकिन हम लोग मोस्ट प्रीफर ज़्यादा सी शार्प को करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पे इस पूरे सेमेस्टर में हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे डॉट नेट की। ठीक है, तो डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे तो डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन हम कोई सी भी लैंग्वेज पे, बैकएंड लैंग्वेज कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रीफरेबल है कि आप क्या यूज़ करो? सी शार्प यूज़ करो, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉट नेट किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। और सी शार्प भी किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। विजुअल स्टूडियो भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। हम सी शार्प लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें वास्ट क्वान्टिटी में क्या मिल जाएगी? फिजिबिलिटी, लाइब्रेरीज मिल जाएगी, सपोर्ट अच्छी मिल जाएगी अगर हम सी शार्प को यूज़ करते हैं तो। ठीक है, डॉट नेट के लिए बात क्लियर है? तो डॉट नेट पे रहते हुए हम काफ़ी सारे किस्म के काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ मशहूर और मारूफ चीज़ों के नाम लिख देता हूँ जो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं सी शार्प पे रहते हुए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ? डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। और थर्ड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? वेब फॉर्म एप्लीकेशन, वेब फॉर्म्स की वेब एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। और फोर्थ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एमवीसी की हम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम अपनी सी शार्प के ऊपर काम कर रहे हैं ना, मतलब अपनी सी शार्प को अच्छा करेंगे। ठीक है, इनिशियल लेवल पर है ताकि हम अपनी प्रैक्टिस करें कि हम लोग किस तरीके से सी शार्प में काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सी शार्प कौन सी एप्लीकेशन पे करवाऊंगा? कंसोल पे करवाऊंगा। जब आपकी सी शार्प लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत कमांड आ जाएगी, मतलब ये कि आप लोगों को सिंटैक्स का पता लग जाएगा, किस तरीके से काम करना है ये पता लग जाएगा, देन हम
कौन किस पे मूव करेंगे, MVC पे, क्योंकि हमारे पास इस सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या काम करना है, .NET की वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना है। किसके कौन से फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, .NET के MVC के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए। हमारा टारगेट MVC तक पहुंचना है, लेकिन बैकएंड लैंग्वेज जो होगी वो हम उसके लिए क्या यूज कर, बैकएंड लैंग्वेज क्या यूज कर रहे होंगे उसकी, C#। जाहिर सी बात है कि लॉजिक कंट्रोल, उसके अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रही होगी, बैकएंड जितनी भी लैंग्वेज होगी सारी की सारी क्या होगी, C# पे होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, विजुअल स्टूडियो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। आप लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए मैंने एक लिंक बता दिया था, उसके ऊपर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, विजुअल स्टूडियो 2017 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग 2015 इंस्टॉल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने 17 भी कर रहे हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, या इससे अपग्रेडेड वर्जन 2019 भी कर रहे हो तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 17 को ओपन कर देता हूँ। सही है, आपके पास ये ओपन हो रहा है। अच्छा, इस किस्म की कोई विंडो ओपन होकर आ जाएगी आपके पास, क्या ओपन होकर आ जाएगी, इस तरीके की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये हमारा आईडी ओपन हो चुका है, IDE। विजुअल स्टूडियो को हम लोग IDE कहते हैं, तो IDE स्टैंड फॉर IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो IDE कहलाता है। ठीक है, तो इस विजुअल स्टूडियो क्या है, हमारे पास IDE है। करंटली इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, 2019। मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, 2017। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप MVC पे काम करो तो ज्यादा बेहतर मुझे जो लगता है। देखें, हर किसी का आइडियाज अपनी अपनी जगह अलग अलग होता है, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मेरे पास जो है वो 2015 का जो हमारा वर्जन आया था उसका जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे पसंद आया, वो उसका जो 2015 वाला वर्जन है। अगर आप वो लोग यूज़ करते हो तो वो अच्छा है। ठीक है, मगर आप जो सब यूज़ करो इनिशियल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का UI चेंज हो जाएगी किसी में, ठीक है, तरीके का डिफरेंट होगा, बाकी सारा काम वही होगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, कंसोल एप्लीकेशन पे वर्क करना है। तो यहाँ पर अभी देखें इधर, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके की जो रिसेंट प्रोजेक्ट सारे बने हुए होंगे वो सारे के सारे लिस्ट डाउन हुए हैं। जो रिसेंट प्रोजेक्ट हैं अगर मैं उनको ओपन करना चाहूँ तो मैं उनको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, C ड्राइव में, यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर, सोर्स में जाने के बाद रिपोज नाम के अंदर ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं सारे प्रोजेक्ट। ठीक है, और हर प्रोजेक्ट की जो है वो .sln, मतलब जब प्रोजेक्ट स्टोर होगा तो उसके अगर मैं सोल्यूशन, SLN का मतलब है सोल्यूशन, अगर मैं सोल्यूशन वाले फाइल को जो मैं अगर ओपन करूंगा तो मेरी जो भी एप्लीकेशन होगी वो हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, सोल्यूशन को अगर मैं ओपन करता हूँ तो। ठीक है, बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से भी ले सकता हूँ, मगर मैं आप लोगों को अगर ये इनकेस यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर आप लोगों ने क्या लेना है, अपनी नया प्रोजेक्ट लेना है, तो नया प्रोजेक्ट किस तरीके से लोगे वो बताता हूँ। फिर उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट जो विंडोज हैं वो बताता हूँ, और इसके अलावा फिर मैं पूरा जो है जब आप कोडिंग करने खड़े होगे तो कोडिंग करने से पहले आपको जिन जिन सैम्पल्स का सामना करना पड़ रहा होगा उन सैम्पल्स के नाम बता देता हूँ कि अगर ये सैंपल नजर आ रहा है, देखिए जाहिर सी बात है हर आईडी में कोई ना कोई सैंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई स्पेशल तरीके का आइकन नजर आ रहा होगा, तो वो उनका मतलब क्या है, वो कहलाते क्या है। जब उन पर आएंगे तो जाहिर सी बात है, देखें पहली क्लास में तो मैं सब आपको डिलीवर नहीं कर सकता ना, लेकिन पहचान जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहचान बताऊंगा मैं आज के दिन, और पूरी सारी चीजें बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो के ऊपर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फाइल पर आता हूँ, फाइल पर आने के बाद देखें अभी मैं नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ, कोई पुराना जो बना बनाया उसको ओपन करना नहीं सिखा रहा। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, देखिए इधर। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया होगा तो इंस्टॉलेशन के दौरान यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर दिया होगा, C#, विजुअल बेसिक, C++ और F# का मतलब है जावा।
तो ये इन सब के अंदर अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो उन सब के मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब काम करने की एक जो एक एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जितनी भी रन करने के लिए जितनी भी दूसरी और इम्पोर्टेंट फाइल्स की जरूरत होती है वो सारी की सारी यहाँ पे क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। कौन? विजुअल स्टूडियो। तो अभी फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? सी शार्प, क्योंकि हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? सी शार्प। ठीक है, तो मैं सी शार्प को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सी शार्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सी शार्प की कौन सी एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, मैंने मशहूर मारूफ एप्लीकेशन बताई थी कौन कौन सी है, ठीक है। तो मैं अभी कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क करने जा रहा हूँ, देखें। वैसे तो मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन जितनी भी सी शार्प के अंदर काम कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। कौन सा टेम्पलेट पे वर्क करना चाह रहे हो? तो अभी हम लोगों ने किस पे वर्क करना है? कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? कंसोल एप्लीकेशन पर। ये कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा? लोकेशन ये दिया हुआ है। चेंज करना चाहो लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। .NET का कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, 4.6.1, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर इसको कंसोल को एप्लीकेशन को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप, तो मेरे पास नाम भी है, इसका प्रोजेक्ट का नाम भी फर्स्ट ऐप हो जाएगा, सोल्यूशन नेम भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऐप हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ब्राउज करके लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए इधर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन से मुराद क्या है? जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका आउटपुट मेरे पास ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोग प्रैक्टिस मोड पर हैं, जिसमें हम लोग सी शार्प लैंग्वेज को देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर सीख लेते हैं। जैसे CMD की स्क्रीन आप लोगों ने देखी थी ना कंसोल एप्लीकेशन में, वैसी ब्लैक कलर की स्क्रीन उसका आउटपुट इस पर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, थोड़ा लोड लेगा और फिर मेरे पास क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, फर्स्ट ऐप। ये देखें इधर, क्योंकि ये मेरे पास क्या थी, सी शार्प की फाइल थी, तो मेरे पास इसकी एक्सटेंशन क्या नजर आ रही है, .cs। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सी शार्प पे एक्सटेंशन हर, अगर सी शार्प की मैं जिसमें काम करूंगा उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, .cs। तो इसका देखें एक्सटेंशन क्या नजर आ रही है, CS। और एक कंसोल एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स और जितनी भी लाइब्रेरीज की जरूरत होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है। तो ये किसने मुझे प्रोवाइड किया, ये मुझे विजुअल स्टूडियो ने प्रोवाइड किया। तब के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये लाइब्रेरीज और ये सारी चीजें मेरे पास, लाइब्रेरी तो .NET के फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया था, लेकिन उसको लेकर आके टेम्पलेट की शक्ल बना के मुझे कौन दे रहा है, मुझे विजुअल स्टूडियो दे रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये कंसोल एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा है जिसका आउटपुट हमेशा हमारे पास CMD टैग का आ रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन पर आ रहा होगा, सही है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर वो विंडो होती है कि आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, आपको कहाँ पे नजर आ रहे होंगे, वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में नजर आ रहे होंगे। अगर आपको इनकेस यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर की चीज नहीं नजर आती है, देखो यहाँ पे जितने भी फाइल वो नजर आ रही है ना आपको, ये छोटी छोटी नेविगेशन, तो ये मेरे पास क्या है, विंडोज है, ठीक है। मैं यहाँ से इनको कैंसिल कर देता हूँ। अगर ये आपको नजर नहीं आ रही हैं तो आप किस तरीके से इनको देखोगे, व्यू में जाओगे, व्यू नाम का फोल्डर ऊपर वो नजर आ रहा है टैब, उसमें जाने के बाद आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इसमें मैं क्लिक करूंगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया, ठीक है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया ये, इसमें कोई सवाल, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा सारा काम सोल्यूशन एक्सप्लोरर के साथ होगा, तो हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टूल बॉक्स के अंदर देखो कोई भी टूल नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन में हमारे पास कोई भी टूल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर मैं विंडोज फॉर्म पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टूल आ जाते हैं। टूल मतलब बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीजें। बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा कोड नजर आ रहा होगा, लेकिन कुछ ये आपको ये चीज नजर आ रही है, ये जानी पहचानी लग रही है, क्या है ये? नहीं, ये क्या चीज है? ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, मेन फंक्शन होता था, मेन की बॉडी होती थी, जितना भी काम होता था आप मेन की बॉडी में कर देते। क्यों? क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन रन होगी तो कंपाइलर सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूशन, मतलब कंपाइलर सबसे पहले मेन को कॉल करता है। आपकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। बात क्लियर है? तो जो भी मेन में लिखा हुआ होगा, मेन की बॉडी में लिखा होगा, मेन फंक्शन में लिखा होगा, वो क्या हो जाएगा, मेन मेथड में लिखा होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम अपना सारा का सारा काम किसके अंदर कर रहे होंगे,
इन कर्ली ब्रैकेट के मिडिल में कर रहे होंगे, सही है। और फिर जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेंगे फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला मेथड होता है, इसको लिख लो। मेन क्या होता है हमारे पास, मेन मेथड होता है। सबसे पहले कंपाइलर जिस मेथड को कॉल करता है, हमारी जो हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। बात क्लियर है ये? हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल स्पेस देता हूँ। कंट्रोल स्पेस देता हूँ, एक इंटेलिजेंस के अंदर काफी सारी चीजें नजर आ रही है, मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख लो, मैंने जो मेन मेथड के बारे में लिख बताया ना आप लोग, कई सारे सैम्पल्स को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप लोगों को देखें इधर स्नैपेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगर मैं कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दूं तो हमारे पास जो एक इंटेलिजेंस ओपन होकर आता है ना, उसके अंदर जो सैंपल आप लोगों को नजर आ रही है, देखिए इधर कई सारे सैंपल नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये देखें, तो इनके सैंपल देखें, किसी का कोई बना हुआ है, किसी के अंदर कुछ बना हुआ है, किसी के अंदर कुछ बना हुआ है। तो ये है क्या चीज बेसिकली, तो ये इन सबको मैं यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ, देखें कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इनके नाम पता होने चाहिए आपको, इन सैंपल से जान पहचान होना लाजमी है। तो यहाँ पे जितने भी सैंपल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखें लिखे हुए नजर आ रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सबसे पहले ये वाली चीज स्नैपेट्स, स्नैपेट्स ऑटो कोड जनरेट कर देता है। ये क्या कर देता है? ऑटो कोड जनरेट कर देता है। इनका सैंपल बना के अपने पास लिख लें, ठीक है। स्नैपेट्स ऑटो कोड जनरेट कर देता है। फिर उसके बाद हर लैंग्वेज में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो उसका सैंपल देखिएगा किस तरीके का होता है, ये रहा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। ये कीवर्ड है, कीवर्ड कीवर्ड्स क्या होता है हमारे पास? कीवर्ड्स हर लैंग्वेज अपने पास कुछ ना कुछ पीस ऑफ कोड या कुछ पीस ऑफ वर्ड्स अपने पास रिजर्व रखती है, ठीक है, जिसके उसके लिए उस लैंग्वेज के लिए स्पेशल मीनिंग होती है, उसको किसी और पर्पस के लिए प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहे हैं ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेम स्पेस। आपके पास कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट्स नजर आएंगे तो वो हमारे पास क्या है? नेम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो इंटेलिजेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर इंटेलिजेंस में आपको यहाँ पे देखें नजर आ रहे हैं, कहीं पे स्नैपेट्स नजर आ रहे हैं, कहीं पे इन्हीं सैंपल्स के अंदर से नजर आ रहे हैं। देखें इधर कीवर्ड नजर आया, ये देखिए आपको पता लग जाएगा कि ये है क्या चीज। ये CW क्या है? कि स्नैपेट है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट नेम, एक अदद क्या है आपके पास? नेम स्पेस है, ये नेम स्पेस है ये, ठीक है। नेम स्पेस का आगे पूरा टॉपिक आएगा, फिर देखेंगे नेम स्पेस होता क्या है। फिर उसके बाद ये देखें इधर, ये क्या कहलाता है? डेलीगेट्स कहलाते हैं। ये जो ब्रीफ केस बना हुआ है छोटा सा, ये क्या कहलाता है? डेलीगेट्स। इनके नाम लिख लो ताकि आप लोगों के पास जब ये आगे कहीं नजर आ रहा है तो आपको पता हो कि अच्छा ये हम लोगों ने इसका ना सैंपल को पहचानते हैं, ठीक है। डेलीगेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये डेलीगेट्स। फिर उसके बाद ये हमारे पास जो इस तरीके का जो सैंपल होता है, ये इनम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनम्स। ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि किसी चीज पे काम कर रहे हो ना, तो उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं एटलीस्ट उनके बारे में आपको नो हाउ होना चाहिए, सही है। तो ये हमारे पास क्या है? इनम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या है? स्ट्रक्चर। इस तरीके का जो नजर आ रहा होगा, इसमें फिल हुआ हुआ ये ब्लू रंग का, ये क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ये, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूँ। ये जो इस तरीके का सैंपल है, ये क्या होती है? क्लास होती है ये, ठीक है। ये क्लासेस होती है। ये देखिए सारी जितनी भी हमारे पास ये नजर आ रही है क्लासेस है, ये बनी बनाई क्लासेस है। कहाँ से आ रही है? लाइब्रेरी से आ रही है। कहाँ से? लाइब्रेरी से आ रही है ना। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? लाइब्रेरी से मिल रही है .NET की, ठीक है। C# की जो लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है उससे मिल रही है हमें।
तो ये हमारे पास क्लास है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये जो इस तरीके का सैंपल बना हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास इंटरफेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। जो चाबी टाइप का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ये इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे मेरे पास ये जो बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, ये मेथड का निशान होता है। किसका निशान होता है? मेथड्स का निशान होता है। अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, जैसे जैसे पढ़ेंगे, तो ये चीजों को धीरे 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 चीजें कवर होगी कि अच्छा ये होता था, ये होता था। लेकिन आप लोगों को मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ तो जो चीजें नजर आ रही है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ ये मैंने इसका जो है सैम्बल को मैं पहचानता हूँ, सैम्बल से मैं नो हाउ करवा रहा हूँ। मेथड हो गया। फिर उसके बाद ये जो होता है हमारे पास क्या होता है? लोकल एंड पैरामीटर, मतलब पैरामीटर्स होते हैं। ये जो ये बने हुए आ रहे हैं ना, ये पैरामीटर है। सही है। आर्ग्यूमेंट्स होगा या पैरामीटर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक के तो हो गई पहचान इंटेलिजेंस की, मैंने 7 होते थे, 7 के साथ बता दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कोई भी लैंग्वेज में ना सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? उस लैंग्वेज में प्रिंट कैसे किया जाएगा। अगर मैंने अपना नाम प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट किया जाएगा ये देखा जाएगा। सही है, तो ये किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा? तो सी शार्प में भी एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है। अगर मैं उसकी बात करूँ, सी लैंग्वेज की बात करूँ या जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ, तो जावा स्क्रिप्ट में आप लोग किस तरीके से प्रिंट करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज में आप लोग किस तरीके से प्रिंट करते थे? प्रिंट एफ, अपने नाम को प्रिंट कर लेते थे। अब सी शार्प में भी तो कोई ना कोई कोड होगा जो कि आपके नाम को प्रिंट कर रहा होगा। प्रिंट करना सीखना है सबसे पहले हमने तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्रिंट से भी पहले कमेंट करना बता रहा हूँ। देखिए, मैं कमेंट का मतलब ये होता है कि आउटपुट पे उसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडिकेशन करता रहेगा कि अच्छा ये मैंने ये काम किया हुआ है, या कोई ऐसा कोड जिसका मैं आउटपुट पे रिजल्ट नहीं चाह रहा लेकिन उस कोड को रिमूव भी नहीं करना चाह रहा, तो हम कमेंट कर देते हैं। डबल लाइन से मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? क्या लिख देता हूँ? प्रिंट। हमने कुछ प्रिंट करना सीखना है। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लूंगा। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था हमारी सी शार्प जो है वो क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मतलब ये है, का मतलब ये है कि अगर मैं ए स्मॉल लिखता हूँ और एक कैपिटल लिखता हूँ, उसका मतलब दोनों अलग डिफरेंट चीजें हैं। सही है, ये मतलब है। एसक्यूएल हमारे पास क्या थी? केस सेंसिटिव नहीं थी। सही है। सी शार्प हमारे पास क्या है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब प्रिंट करना है तो अभी कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पर मैं आने के बाद क्या लिख देता हूँ? अली अहमद। तो ये मैंने क्या लिख लिया? अली अहमद। इसका मतलब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरी सबसे पहले कंपाइलर किस चीज को कॉल करेगा? मेन मेथड को कॉल करेगा। तो मेन मेथड में क्या लिखा हुआ है? कंसोल डॉट राइट। और कंसोल डॉट राइट क्या करवाता है हमारे पास? जो भी इसकी बॉडी में लिखा हुआ होगा इसको प्रिंट करवा देगा। तो इसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है? अली अहमद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा? प्रिंट करके दे देगा। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करने का तरीकेकार क्या है? मैं यहाँ पे अगर F5 प्रेस करता हूँ, क्या प्रेस करता हूँ? F5, तो देखिएगा क्या होगा। सॉरी, F5 का मतलब हमारे लिए यहाँ पे डिफरेंट है। सही है, क्योंकि वो जो मैं रिकॉर्डिंग टूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, उसमें जूम इन जूम आउट कर रहा होता है F5। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। देखें, मेरे पास कंसोल आया और गायब हो गया। कंसोल आया और गायब हो गया। कंसोल को मैंने होल्ड करना पड़ेगा, मतलब रुके जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना कर दूं वो गायब ना हो। सही है, तो इसके लिए तरीकेकार है। तरीकेकार नंबर 1, मैंने अगर कंसोल होल्ड करना है, देखिए इधर क्या होल्ड करना है? कंसोल
होल्ड करना है तो मेरे पास क्या करूंगा, पहला तरीकेकार क्या है, पहला तरीकेकार है मैं क्या प्रेस करूं, CT RL प्लस कंट्रोल प्लस F5। अगर मैं कंट्रोल प्लस F5 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा कंसोल होल्ड हो जाएगा। और दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार बताता हूँ। अभी पहला वाला तरीका है कंट्रोल और F5, तो ये देखें इधर कंसोल आया और होल्ड हुआ हुआ है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ऐसा ही है, और मेरा नाम प्रिंट हुआ हुआ है। लेकिन मैंने राइट किया हुआ था, राइट का जो मेथड, राइट का जो मेथड है वो क्या करता है, एक ही लाइन को ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा मेथड राइट लाइन यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, जो भी लिखेगा अब नई आने वाली चीज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। तो अब मैं अगर कंट्रोल F5 करता हूँ तो देखें इधर अली अहमद एक लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और जैसे मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ मेरे पास क्या हो जाएगा, कंसोल गायब हो जाएगा। बात क्लियर है? राइट तो ये मेथड है। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा ये पूरा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है। अभी देखिए ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं सबको भूल जाओ, बस मेन मेथड को याद रखो, मेन मेथड को याद रखो। मेन मेथड के अंदर ये तरीके का है, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, सही है? यहां तक ये क्लियर है? कंसोल को होल्ड करने का तरीकेकार क्या था, F5 नहीं, कंट्रोल F5, ठीक है? तो कंट्रोल F5 करूंगा तो कंसोल होल्ड हो जाएगा, और उस वक्त तक होल्ड रहेगा जब तक कि मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं दूसरा तरीकेकार, दूसरा तरीकेकार है कि मैं यहां पे लिखता हूं कंसोल रीड की, कंसोल डॉट रीड की। ये एक लाइन ऑफ कोड है जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाता है, कंसोल होल्ड हो जाता है, रुक जाता है अपनी जगह, और उस वक्त तक रुका रहता है जब तक कि मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता। तो मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट रीड की, सही है? और मैं अब इसको, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट रन कर देता हूँ। कंसोल होल्ड हुआ है, पहले होल्ड हो रहा था क्या, उस वक्त तक होल्ड रहेगा जब तक कि मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता। तो ये देखो की प्रेस क्या गायब हो गया, सही है? और अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, तो क्या मेरा कंसोल होल्ड होगा? ये देखो सिंपल रन कर रहा हूँ मैं, कंसोल आया और भाग गया। सही, कंसोल को होल्ड करवाने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, या मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट रीड की, और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट आ गया अली अहमद। यहाँ तक ही क्लियर है? अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे क्या काम करना है, विजुअल स्टूडियो को ऑन करना है, उस पे कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, सी शार्प के अंदर कंसोल एप्लीकेशन कोई भी नाम दे दें उसको, और उसको क्या काम करना है आपने, उसके अंदर मेन मेथड के अंदर अपने नाम को प्रिंट करें। मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, और इसकी जो है वो जहाँ पे ये मौजूद थी वहां से जाकर इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर बनी बनाई कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो किस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको पूरा क्लोज कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दिया। अब हम आ जाते हैं सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आ जाते हैं। सी ड्राइव में आने के बाद हमारे पास यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर हमारे पास जो सोर्स था, सोर्स नाम का फोल्डर नजर आ रहा है, सोर्स के फोल्डर के अंदर, रिपोज के अंदर, ये देखिए इतनी सारी एप्लीकेशन बनी हुई है। हम लोगों ने किस नाम की बनाई थी, फर्स्ट ऐप, यही थी। इसके अंदर जाता हूँ और ये SLN पे क्लिक कर देता हूँ, SLN पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, और ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो जाएगी। पूरा सोल्यूशन जो था वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, सही है? जी केस सेंसिटिव है ये। देखें अगर मेरे पास केस सेंसिटिव से मुराद क्या, अगर सी मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्मॉल लिख दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एरर आ गया। यहाँ पे देखें इधर सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है? ये केस सेंसिटिव है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ और आप लोगों को काम परफॉर्म करने के लिए। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने कुछ प्रिंट करना देख लिया, सही है? हम लोगों ने प्रिंट करना देख लिया कि प्रिंट किस तरीके से किया जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल का C कैपिटल, राइट का W और L कैपिटल, सही है?
ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखना है, देखें किसी भी लैंग्वेज में हम लोग दो चीजें इनिशियल में हर लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसमें प्रिंट कैसे किया जाएगा, और सेकंड चीज क्या देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाएगा। देखो यूजर अपनी वैल्यू पास करे, ठीक है, तो वो किस तरीके से लिया जाएगा। तो अब हम लोगों ने जो दूसरा वाला टाइप वो यूजर से जो इनपुट लेना है ना हमने, उस पर तो जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ना रहेगा, सही है। और वो टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल। क्या है वेरिएबल? तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? हाँ भाई देखें, किसी भी एप्लीकेशन में वर्क करते हैं ना, तो काम करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा की नीड होती है। डाटा होगा तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, प्रोसेस कर रहे होंगे, ऐसा ही है। तो डाटा के ऊपर अगर मैंने काम करना है तो हम लोगों ने डाटा को कहीं पहले स्टोर किया हुआ होगा, तो मैं उसके ऊपर वर्किंग कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें मैं कोई भी चीज टेम्पररी तौर पर होल्ड कर रहा होता हूँ। उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, फ्लैट है बहुत सारे, फ्लैट के अंदर किस चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है। पानी का मैं इसको प्रोसेस हो सकता है सारे फ्लैटों में। देखो डाटा के ऊपर कहीं होल्ड हुआ होगा डाटा, तो प्रोसेस होगा। अगर 2+2 करना है तो 2 पहले कहीं होल्ड होगा, प्लस कहीं होल्ड होगा, 2 कहीं होल्ड होगा, देन वो प्रोसेस कर रहा होगा। तो इसका मतलब मैंने जो होल्ड हुए हुए डाटा है उनके ऊपर मैंने वर्किंग कर पाऊंगा, उसको प्रोसेस कर पाऊंगा। तो पहले डाटा को कहीं होल्ड करवाने के लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने पूरे फ्लैट के अंदर, सारे फ्लैट के अंदर पानी को प्रोसेस करवाना है, तो पहले मैंने उसको कहीं पानी को होल्ड करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास एक कंटेनर, एक टंकी बन जाएगी। कंटेनर पहले बनेगा, उसके अंदर पानी डाटा स्टोर होगा, वो टेम्पररी स्टोर हो रहा है, डाटा प्रोसेस हो गया, दोबारा अगर स्टोर किया दोबारा ओवरराइट हो गया, ठीक है। कंटेनर बना हुआ है और उसके अंदर जब डाटा को मैं पानी को होल्ड करूंगा तो मैं इसको पूरे फ्लैट के अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ। अगर मैंने पानी को होल्ड ही नहीं कराऊंगा तो उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैंने कोई काम करना है तो पहले मैंने डाटा को कहीं होल्ड करना पड़ेगा। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर टू होल्ड डाटा टेम्पररी, सही है, ये बात क्लियर है। अब वेरिएबल के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहली चीज एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अगर मेरे पास वेरिएबल का एड्रेस पता होगा तो मैं उसको यूज कर सकता हूं प्रोग्राम में, ऐसा ही है। दूसरी चीज साइज ऑफ कंटेनर। जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ छोटी सी वैल्यू होल्ड करवानी है और मेमोरी में मैंने इतना बड़ा कंटेनर बना दिया, तो इसका मतलब मैंने मेमोरी को क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, घेर लिया, ठीक है। तो जितनी की जरूरत है, जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी, इतना बड़ा मैंने कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि वो जो वेरिएबल है कहाँ पे मेमोरी में पड़ा हुआ है उसका एड्रेस पता होना चाहिए, देन मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। बात क्लियर है? सही है। तो अब कंटेनर का साइज कैसे डिसाइड होगा, कंटेनर का साइज कैसे डिसाइड होगा। देखिए इसके अंदर जो हम स्टोर करते हैं ना, तो उसके अंदर जो स्टोर होने वाला डाटा होता है उसकी मुख्तलिफ डाटा की बहुत सारी टाइप होती है। देखो कंटेनर में क्या स्टोर करें डाटा, तो कैसा डाटा कंटेनर में स्टोर करना चाहते हो, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना। तो डाटा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डाटा टाइप कहलाती है। तो हमारे पास कई सारे तरीके की क्या होती है, डाटा टाइप होती है, सही है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिक डाटा है तो मैं उसको क्या कहूंगा, इंटीजर डाटा है। इंटीजर डाटा की बहुत सारी फैमिलीज होती है, तो डाटा आपका कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। आया आपने उस कंटेनर में कोई न्यूमेरिक डाटा स्टोर करना है, तो मेरे पास वो कौन सी फैमिली कहलाएगी, इंटीजर की फैमिली कहलाएगी। तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर वो कितनी जगह घेरेगा, वो 2 बाइट की जगह घेरेगा। मेमोरी में कितने बाइट की जगह घेरेगा, 2 बाइट की जगह घेरेगा,
सही है। और ये इंटीजर क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक सही है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्लोट की, तो ये मेमोरी में कितनी जगह घेरेगा, 4 बाइट की जगह घेरेगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा जगह घेर रहा है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेसिमल वाला डाटा होगा। कैसा, अगर मैंने डेसिमल मतलब पॉइंट्स वाला डाटा स्टोर करवाना है, तो अब मैंने उसको डाटा, उसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हुआ डाटा है, वो फ्लोट। तो वो जब भी मेमोरी में जगह घेरेगा, कितनी जगह घेरेगा, 4 बाइट की। ठीक है, अप टू 6 डिजिट तक का डाटा ये स्टोर कर सकता है पॉइंट्स के बाद। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं डबल, तो ये मेरे पास कितनी जगह घेरेगा मेमोरी में, 8 बाइट। और ये भी क्या होगा, डेसिमल का डाटा स्टोर कर रहा होगा, लेकिन अप टू 10 डिजिट्स। ठीक है, देखिए एक मेमोरी साइज देखें इधर, कंटेनर का मेमोरी में कितनी कितनी जगह घेर रहा है, ये इतनी जगह घेर रहा है, ये इतनी जगह घेर रहा है, ये इतनी जगह घेर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, 4 की, तो ये 4 की, तो ये एक मेमोरी में कितनी जगह घेरेगा, 1 बाइट की। और ये क्या हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने की कैपेबल है। तो ये देखें, कई सारी फैमिलीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, डाटा की कई सारी फैमिलीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और उनके कंटेनर साइज भी बता दिए हैं कि देखो अगर मैंने देखो इधर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी, तो इसका मतलब कंटेनर का साइज क्या रखना पड़ेगा, मैंने इंटीजर रखना पड़ेगा, ताकि वो मेमोरी में कितनी जगह घेरे, 2 बाइट। तो इसका मतलब ये बात पहली, दूसरी वाली बात कवर हो गई, दूसरी वाली बात कवर हो गई। सही है, तो कंटेनर का साइज क्या कौन डिसाइड करेगा, डेटा टाइप डिसाइड करेगी कि उसको कंटेनर को कितना साइज देना है। जो इसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ ना, तो जिस किस्म का डाटा, तो वो डाटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करने वाला डाटा है, उसके लिहाज से कंटेनर का साइज डिसाइड हो जाएगा कि मेमोरी में वो कंटेनर कितनी जगह घेरेगा। बात क्लियर है। अब पहली चीज जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल जो हमने कंटेनर बनाया है, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होगा, देन आई एम एबल टू यूज इट। सही है, तो उसके लिए हमें पहले किसकी तरफ जाना पड़ेगा, सिंटैक्स की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कि उसको परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, तो पहला तरीकेकार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन का प्रोसेस, डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर बना देते हैं। कैसे कंटेनर बना देते हैं, इंटीजर ए। तो इसका मतलब मेमोरी में ए नाम का क्या बन गया, कंटेनर बन गया, जिसका साइज क्या है, 2 बाइट। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, डेटा टाइप और स्पेस देके वेरिएबल नेम। नेम, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने नीचे लिखना चाहिए था। ये मेरे पास क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। मेमोरी में क्या बन गया, एक अदद ए नाम का वेरिएबल बन गया। तो अब अगर ये और ए को जो है ना, इसका जो नेम है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर। क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर। और ये ही वो पहला जो है हमारे पास एड्रेस होगा, ए ही वो आइडेंटिफायर होगा जिसकी मदद से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर आपको कहीं पे भी वेरिएबल को यूज करना है, तो आप ए को कॉल करोगे, ए नमूदार हो जाएगा। इसका मतलब ए क्या हुआ, एड्रेस हो गया। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। सही है, कितना बड़ा उसको कंटेनर बन रहा होगा मेमोरी में, और उसको किस, उसका एक्सेस कैसे किया जा रहा होगा, ए के एड्रेस से, मतलब ए के नाम से।
ठीक है। ये अभी इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया, खाली है ये, इसके अंदर खाली कंटेनर मतलब खाली टंकी बन गई है। इसके अंदर अगर मैंने कुछ स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा प्रोसेस मतलब है कि पहला जो तरीकेकार है इसके अंदर दो हिस्से हैं, पहला है डिक्लेरेशन और दूसरा है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। मतलब है कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल के अंदर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, और जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करोगे वो क्या हो जाएगी, राइट हैंड की साइड की जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास a इज इक्वल टू, मैंने क्या रख दिया, अगर 2, तो इसका मतलब 2 जाके कहाँ स्टोर हो गया, 2 जाके कहाँ स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो गया। अब वो जो कंटेनर बना था उसके अंदर क्या मैंने कर दिया, स्टोर कर दिया। अब जहां कहीं पे भी मैंने देखो इधर मैंने इसके अंदर क्यों होल्ड करवाया 2 को, ताकि मैं आगे कोई कैलकुलेशन करवा सकूं, प्रोसेस कर सकूं। अब जब कहीं मैंने क्या करना है, प्रोसेस करना है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ। बात क्लियर है, सही है। अब अगर मैंने कहीं प्रोग्राम में यूज करना है, इसका एक और फायदा मैं बताता हूँ। इसके मैंने प्रोग्राम में यूज करना है, मैंने 50 जगह इसको यूज कर लिया। देखिएगा इधर ए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यूज किया हुआ है, हर जगह इसकी वैल्यू क्या एक्सेस हो रही है, 2 एक्सेस हो रही है। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू को 2 नहीं करना था, बल्कि क्या करना था, 5 करना था, धोखे से मैंने 2 असाइन कर दिया था, ए इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो क्या हो गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। पहले इसको क्या मिला हुआ था, 2, अब जब मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो इसका मतलब जहां जहां पे मैंने ए को प्रोसेस किया हुआ है वहां पे सब जगह क्या एक्सेस हो गया, 5 आ गया। ठीक है। और अगर मैंने मैन्युअली 2 लिखा हुआ होता तो हर जगह मैंने जाके इसको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। सही है। तो ये इसका फायदा है। और ये क्या कर रहा होता है, टेम्पररी वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है। एक नाम का अगर वेरिएबल बन गया तो दोबारा उस नाम का वेरिएबल नहीं बन सकता, उसको ओवरराइट कर सकते हैं। देखो तो मैं उसके अंदर वैल्यू को ओवरराइट कर रहा था, दोबारा वेरिएबल नहीं बनाया। दोबारा वेरिएबल बनाया था तो इंटीजर ए लिखता, लेकिन मैंने उसके अंदर वैल्यू को दोबारा लिखा है। सही है, बात क्लियर है। अच्छा, इसके रूल्स हैं, कुछ वेरिएबल के नेम के रूल्स हैं, आइडेंटिफायर के रूल हैं। आइडेंटिफायर्स के रूल हैं। रूल नंबर 1, देखिए वैसे तो बहुत सारे जो जितने मेरे को याद मेरे जहन में वो सारे मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नॉट स्टार्ट विथ नंबर, और ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। सेकंड, स्पेशल सैम्बल से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड, अंडरस्कोर एंड डॉलर से स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकता, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली अहमद, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया अली अहमद और बीच में क्या है, स्पेस आ गया, तो ये एरर है। समझ में आ रही है। फिर उसके बाद नंबर्स मिडिल या एंड में आ सकते हैं। ठीक है। 6, यहां तक की बात क्लियर है। कोई कीवर्ड नेम नहीं रख सकते। कीवर्ड से मुराद क्या है, अगर मैं इंटीजर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए की जगह पे मैंने दोबारा क्या लिख दूं, INT लिख दूं, तो ये एरर है। कीवर्ड है ना ये, तो समझ में आई। कीवर्ड हम नहीं दे सकते। ठीक है। 7, अगर मैंने यहाँ पे इसके, ये हिंट है, ये नेम नहीं है, ये हिंट है। कभी भी L या
कैपिटल आई नहीं दो, नेम से स्टार्ट मत करो। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि एल है या आई है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हिंट एक और हिंट है, आखिरी हिंट, और वो मेरे पास क्या है कि अगर मैं ओ या जीरो नहीं दूंगा, ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है जीरो और ए के अंदर, हमारे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग वेरिएबल के नेम इस तरीके के ना दें ताकि खुद ही कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, वो एरर नहीं होगा, ये हिंट में जो दिया ये एरर नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी मैंने क्या लिखा है, हिंट लिखा है। सही है, तो ये चीजें रूल्स थे वेरिएबल नेम के लिए। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? मैं यहाँ पर आता हूँ और इन सब चीजों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, सही है। तो आउटपुट पे इनका कोई असर नहीं आएगा। मैंने इनको यहाँ से हटा क्यों दिया, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें फ्री स्पेस मिल जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक इंटीजर। देखो ये क्या है, कीवर्ड है, ये देखिए नजर आ रहा है, कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और उसका सैंपल मैंने अभी आपको यही बताया था ना, इंटीजर ए इज इक्वल टू, मैं इसमें क्या स्टोर करवा देता हूँ, कोई एरर है मेरे पास, कोई भी एरर नहीं है। अब मैंने इसको अगर प्रिंट करवाना है, जो भी मैंने इसके अंदर स्टोर किया हुआ है इसको मैं प्रिंट करवाना है, तो किस तरीके से प्रिंट करवाऊंगा, CW, ये देखिए मेरे पास क्या है, स्नैपेट्स है, कंसोल डॉट राइट लाइन की स्नैपेट है। अगर मैं ये लिखता हूँ और टैप प्रेस कर देता हूँ, डबल टैप, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नमूदार हो जाएगा। CW लिखने के बाद डबल टैप प्रेस करूंगा तो ये स्नैपेट है, तो कोड जनरेट हो जाता है, ऑटो कोड जनरेट। तो यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा मेरे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। तो जो भी ए के अंदर होल्ड हुआ होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। मैंने उसको प्रिंट करवा लिया, सही है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के दो तरीके कार थे, कंट्रोल F5 या स्क्रीन होल्ड करने के तरीके कार क्या थे। अगर मैंने कंसोल F5 से रन करता हूँ तो मेरी कंसोल की स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट रीड की भी कॉल कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से F5 प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। ये देखिए मैं कंट्रोल F5 किया मैंने, और ये मेरे पास आउटपुट आ गया 12, आ रहा है 12, सही है। तो इसका मतलब वेरिएबल के ना कोई वैल्यू होल्ड हुई भी थी ना, वरना तो एरर आ जाता, सही है। अब मैं इसके नेम के अंदर जो है ना, मैंने जो जो चीजें बताई है ना, ये देखो मैंने आपको ये बताया था, अब यहाँ पे वेरिएबल के बारे में अलग अलग इनको, पहले मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया। मैंने एक लाइन में भी इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। और अगर मैं अलग अलग लाइन में करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ए इज इक्वल टू, क्या कोई एरर है, पहले मैंने डिक्लेयर किया फिर मैंने इनिशियलाइज किया। अगर मैं इसी को सिंगल लाइन करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सही है। मगर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको वेरिएबल के नेम के रूल्स बताने जा रहा हूँ। अगर मैं 1 2 A लिख देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है ना, मतलब न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ @ सॉरी @ तो एक स्पेशल कीवर्ड है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, आ गया स्पेशल कैरेक्टर की वजह से, सिंबल की वजह से। मैंने फिर यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अली और स्पेस देके अहमद लिख देता हूँ। हाँ भाई, एरर आ गया, स्पेस नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ 2 तो ये आखिरी में कंटेन कर सकता है नंबर, और अगर मैं मिडिल में आके लिख दूँ 4 तो कोई एरर नहीं आ रहा है। देखें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, वो इधर इस वजह से आ रहा है कि वो बोल रहा है कि ए नाम का तो वेरिएबल है ही नहीं जिसको प्रिंट करोगे। इधर देखो, इधर तो कोई एरर नहीं है ना, देखो, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करके लिखता हूँ AB, तो ये कोई एरर है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफायर के लिए चीजें देख ली। सर नेम में अगर वो स्पेस लाना हो तो उसमें अंडरस्कोर यूज करते थे।
वहाँ पे यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ए जैसे मैंने अली और अहमद यूज करना तो AHMED, ये लो अली अहमद हो गया। सही है, कोई एरर है मेरे पास? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक नाम का एक वेरिएबल बन गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 5। एरर आ रहा है, तब कि मैंने सब कुछ सही लिखा है। क्या कह रहा है, जरा होवर करो, पढ़ो जरा। अ लोकल वेरिएबल फंक्शन नेम a is already defined in this scope. a is a को हम यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। बात क्लियर है? अगर मैं इंटीजर लगा रहा हूं तो ये मसला आ रहा है। अगर मैं इंटीजर हटा दूं तो इसका मतलब ये ओवरराइट हो गया। क्या हो गया? ओवरराइट। अच्छा, अब अगर मैं इसकी प्रिंट करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सही है, यहां तक की बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं ये देख लिया, डेटा टाइप क्या होती है ये भी देखा। डेटा टाइप को अभी मैं मजीद बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डेटा किस फैमिली से बिलोंग करता है ये कौन बताता है, डेटा टाइप बताते हैं। और वेरिएबल का कंटेनर जो डिसाइड होता है वो किसके बिहाफ पर डिसाइड होता है? आपकी डेटा टाइप के बिहाफ पर डिसाइड हो रहा होता है। सही है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम ये करने जा रहा हूं कि नाउ द टाइम टू टेक अ यूजर इनपुट। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम यूजर से इनपुट ले लें। सही है, तो जाहिर सी बात है यूजर से इनपुट लूंगा तो मैं इसको कहीं ना कहीं होल्ड करवाऊंगा ना। अगर मैं यूजर कोई वैल्यू पास करेगा तो उसको मैंने किसी कंटेनर में होल्ड करवाना पड़ेगा, देन मैं उसको आगे यूज कर सकूंगा ना। तो मैंने कंटेनर बनाना सीख लिया, तो अब इसके अंदर मैं होल्ड यूजर से वैल्यू लेके होल्ड करवा लेता हूँ। इसमें कोई मसला है? नहीं। तो मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ से इरेज करता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, CW डबल टैप। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, एक अदद इंटर योर एज। अगर मैं बोलता हूँ इंटर योर एज तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, इंटीजर एज के नाम का क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। उसमें वैल्यू कहां से आ रही होगी, कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ भाई, एरर आ रहा है, एक अदद एरर आ रहा है। एक ये एरर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखिए, जब भी मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ ना तो वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रही है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन मैं इसको स्टोर कहाँ करवा रहा हूँ, मैं इंटीजर में स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, जो यूजर से वैल्यू लेना है उसको, जैसे हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में पार्स इंट करते थे, उसको कन्वर्ट करते थे, देन हम उसको कहाँ स्टोर करते थे, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते थे, ऐसे ही करते थे। तो मैं कन्वर्ट वाले पे जाता हूँ, लेकिन एक चीज देख लीजिए कि कन्वर्ट मैंने अभी बताना है। मैं काम ये करता हूँ कि एज के बजाय मैं योर नेम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम। तो जो भी यूजर से वैल्यू लिया उसको मैंने नेम में स्टोर करवा दिया। अब कोई एरर आ रहा है क्योंकि इस जो भी यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ वो मेरे पास किस में आ रही होगी, स्ट्रिंग में ही आ रही होगी। तो इसको मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया, स्ट्रिंग की डाटा टाइप में स्टोर करवाया, तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ, देखो यूजर से तो मैंने वैल्यू ले लिया, मैं यहाँ पे आता हूँ और CW करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ नाउ योर नेम इज, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्केटिनेट प्लस। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को जब मैं किसी वेरिएबल के साथ मैंने लेकर आना है, मतलब मैं दोनों को मिला के लेकर आना है, तो प्लस का साइन लगाऊंगा। प्लस का साइन क्या किसके लिए यूज होता है, कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम, देखो इधर आ रहा है, पैरामीटर है ये, लोकल वेरिएबल, ये देखें सैंपल बना हुआ नजर आ रहा है, ले लिया, यहाँ पे मेरे पास आ गया वेरिएबल नेम, कॉल हो गया। अब जो भी यहाँ पे यूजर ने पास किया होगा वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड की, और ये मैंने इसको सेव किया और रन कर दिया यहाँ से।
देखिए मुझसे यहाँ पे कर्सर बिलिंग कर रहा है, क्या किस लिए वेट कर रहा है ये, ताकि मैं कोई वैल्यू पास करूं, अपना नाम पास करूं। मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूं, अली। इंटर किया, योर नेम इज अली। ठीक है, कोई मसला? हाँ बोल, पूछें। देखें यहाँ पे तो मैंने, देखो ये मेरे पर डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट करना चाहता तो डायरेक्ट वेरिएबल नेम को ही लिख देता, लेकिन अगर मैंने वेरिएबल नेम को और स्ट्रिंग को, देखो ये प्लस का ऑपरेटर है, अगर कोई दो वेरिएबल होते तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू को ये प्लस करके लेकर आ जाता, कोई नंबर हो तो इनको प्लस करके लेकर आ जाता, लेकिन एक है स्ट्रिंग और एक है वेरिएबल, तो दोनों को ही क्या करेगा, अगर प्लस का साइन लगाया तो कॉन्कैटिनेट एक अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जोड़ के लेकर आ जाना। तो ये क्या करेगा, जो भी नेम के अंदर मौजूद है और जो भी स्ट्रिंग है उनको मिला के लेकर आ जाएगा, ऐसे ही करेगा। ठीक है, इसमें कोई मसला? नेम देंगे वो ये शो कर देगा। हाँ जैसे हम उसमें इनपुट देंगे यानी ये शो कर देगा। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने यही काम किया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे आता हूँ, देखें स्पेस वाला डाटा भी आ रहा है, अली अहमद। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैंने जो कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन इंटर योर क्या कर देता हूँ, आप एज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल क्या बना लेता हूँ, एज नाम का वेरिएबल बना लिया, लेकिन डेटा टाइप अब मैंने क्या कर दिया, उसकी इंटीजर कर दी। सही, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, रीड लाइन पर एरर आ गया, क्योंकि रीड लाइन जो है वो क्या कर रहा है, एक अलग टेक्स्ट का डाटा लेकर आ रहा है। तो टेक्स्ट के डाटा को, स्ट्रिंग के डाटा को कहाँ पे होल्ड नहीं किया जा सकता, इंटीजर में होल्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर मैं एक अदर, देखो दो तरीकेकार से किया जा सकता है। पहला तरीकेकार मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, कन्वर्ट की देखिए सर, मैंने आपको अभी पहचान बताई थी ना, इन सैम्बल्स की एक अदद क्या है, क्लास है, कन्वर्ट डॉट, और मैं यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा क्या, टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एंड की जो है ना काफी सारे जो है क्या मिल रहे हैं, मेरे पास वैल्यूज मिल रहे हैं, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। मैं यहाँ से कोई सा भी फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी बहस में नहीं पड़ता, मैं 32 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सबका मैं क्या कर लेता हूँ, उसको राउंड ब्रैकेट में रख देता हूँ पूरी वैल्यूज को। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, जो भी कंसोल डॉट रीड लाइन जो मेरे पास टेक्स्ट का डाटा आ रहा था वो कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेरे पास ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कहाँ होल्ड हो गया, ये इंटीजर वाले वेरिएबल के अंदर होल्ड हो गया। अब कोई एरर आ रहा है? नहीं। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये कन्वर्ट क्या चीज है, इसमें टू एंड क्या चीज है, इसमें ये एक टॉपिक पढ़ेंगे हम तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लें, अगर मैंने क्या करना है कि अगर डेटा टाइप चेंज करनी है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट और उसकी टू करके, अगर इंटीजर में आना है तो इंटीजर, फ्लोट में आना है तो फ्लोट, और इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएंगे, इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। आप इंटेलिसिस से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज, अब इसका जिक्र करेंगे जब हम आगे के टॉपिक में आएंगे। ठीक है, कर रहा हूँ अगेन, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंड एज इज, यहाँ पे मैं फिर कॉन्कैटिनेट करता हूँ और किस किस वेरिएबल के साथ, एज वाले वेरिएबल के साथ। ठीक है, देखिए इस एज में अगर मैं एज छोटा लिखूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि एज सेंसिटिव है। अब मैं इसको रन करता हूँ F5, या मैं यहाँ पे क्या प्रेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इससे रन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है क्यों। ठीक है, यहाँ पे रन किया, पहले मेरे से नेम पूछ रहा है, मैंने बता दिया अली, एज पूछ रहा है, मैंने बता दिया 20,
और एंटर किया, मेरे पास नेम इज अली एंड एज इज 20। सही है। तो इसका मतलब यूजर से उसने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी ले ली, लेकिन अगर आपने ये कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को प्रीवियसली बताऊं, हम लोग एक पार्सेंट का एक फंक्शन यूज करते थे बिल्ट इन, किसके अंदर जावा स्क्रिप्ट में। जो भी हम प्रॉम्प्ट से वैल्यू उठाते थे या जो भी हम लोग इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठाते थे उसको पार्सेंट मतलब कन्वर्ट कर देते थे किसके अंदर, इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट कर देते थे, ताकि हम उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठकर आती है उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर की जा रही होती है। इसको कंपाइलर क्या समझ रहा होता है कि स्ट्रिंग आ रही है, इसी वजह से जब कंसोल डॉट रीड लाइन जब इसने रीड किया तो एज अ स्ट्रिंग के तौर पे बिहेव कर रहा था वो। ठीक है, लेकिन इसको पे मैंने कन्वर्ट किया मैन्युअली इंटीजर में, ताकि मैं इसको आगे प्रोसेस कर सकूं। बात क्लियर है? सही है। तो आज हम लोगों ने क्या चीज देखा है, हम लोगों ने आज देखा कि प्रिंट कैसे करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट। अगर कंसोल डॉट राइट यूज करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का बताया, वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। ठीक है, वेरिएबल को डीपली डिस्कस किया, आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रीड कर लेती है, लेकिन अगर मैं रीड यूज करूंगा तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रही होगी। सही है, रीड मैंने रीड बताया, भी रीड यहाँ पे बताया नहीं, मैंने आप लोगों को वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, रीड लाइन क्या करेगी, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर सकती है, यूजर से रीड कर सकती है। ठीक है, अब जो यूजर से वैल्यू लूंगा किसी न किसी कंटेनर में होल्ड करवाऊंगा ताकि उसको आगे प्रोसेस कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को रीड की बताया। रीड क्या करती है, अपनी स्क्रीन को होल्ड करती है। और अगर आप कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या स्टोर करवाना चाह रहे हो, अगर यूजर से वैल्यू लेके स्टोर करवाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, तो कन्वर्ट डॉट, जो भी इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो टू इंटीजर, अगर डबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो टू डबल, इस तरीके से। बात क्लियर है? या आप लोगों ने क्या करना है, घर से प्रैक्टिस करनी है, अपना पूरा बायोडाटा प्रिंट करना है। सही है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें। एक छोटा सा एरर आएगा और वो फिर एरर मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले परफॉर्म करो, एरर आएगा, बता रहा हूँ ना ऐसे ही।